जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 6 जीसीसी 1 का। और आज के लेक्चर में आज ये हमारा चैप्टर 13 का दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना चाहते हो? नहीं? आगे चले। आज का हमारा लेक्चर है, हमने आज का डिस्कस करना है जीडीपी एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे जीडीपी को, उसके बाद जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी सीखेंगे। तो इसके जितने मेथड्स होंगे वो भी हमने अंडरस्टैंड करने इसमें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने जा रहा है। वो हमसे सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चंस ड्राफ्ट करवा सकता है और हमसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है वो। तो ये बिल्कुल एक ये पूरा चैप्टर जो है वो एक एग्जाम फोकस रिच चैप्टर है, और अगर मैं कहूँ तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलें जीडीपी की तरफ। ठीक है जी, जीडीपी को डिफाइन करते हैं। सुनिएगा जीडीपी की डेफिनेशन। व्हाट इज जीडीपी? वैसे तो फुल फॉर्म इसका है, वो शायद आपको पता हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इसका दूसरा नाम नेशनल इनकम भी है, नेशनल इनकम या जीडीपी। अच्छा, दोनों में न्यूमेरिकली तो फर्क है, लेकिन थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली दोनों एक ही है। जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों अल्फाज ये कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली एक है, यानी आप सिनोनिमसली इसको यूज कर सकते हैं, आप अल्टरनेटिवली इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन दोनों की थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले जीडीपी को डिफाइन करते हैं। जीडीपी है इज द एग्रीगेट। एग्रीगेट को आप अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे? एग्रीगेट किसे कहते हैं? एग्रीगेट किसे कहते हैं? एग्रीगेट कहते हैं सम को। इज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू। कौन सी? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है? ऑफ ऑल। ऑल को सर्कल करें आप। GDP is the aggregate market value of all goods and services produced। लिखा हुआ है produced, इसको भी आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। produced within boundaries of a country, यानी within पाकिस्तान। इसको अंडरलाइन करें, लिखे पाकिस्तान। within पाकिस्तान in a given period, लिखे अंडरलाइन करके इन 2026। करें, लिख करें 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 लिखे। जीडीपी क्या है? इज द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ सारे की सारी चीजें। सिर्फ आईफोन नहीं, सिर्फ टमाटर नहीं, सिर्फ शूज नहीं, जितने भी चीजें पाकिस्तान में 2026 के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। सेल की बात नहीं कर रहे, वो किसकी बात कर रहे हैं? प्रोड्यूस्ड की। प्रोड्यूस जो फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन, इसको हम नाम देते हैं, इसकी मार्केट वैल्यू को हम जब सम करते हैं तो दिस इज कॉल्ड जीडीपी। बात समझ तो नहीं आई? नहीं आई समझ? चलें फिर समझते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा, लिखा हुआ एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो आपने मुझे बताना है जीडीपी किसके बराबर है। फॉर एग्जाम्पल है ये आइसक्रीम। आइसक्रीम लाहौर में प्रोड्यूस हो रही है और प्रोड्यूस हो रही है 2026 में। इसकी प्राइस, इसकी मार्केट वैल्यू है 700। और 2026 में सिंध में प्रोड्यूस होने वाली शूज की प्राइस है 1200। 2024 में, जो कि 2026 में चीजें एक 2024 में प्रोड्यूस होने वाली चीज 2026 में, जो कि फॉर एग्जाम्पल पिशावर में प्रोड्यूस होने वाले क्लॉथ्स, इसकी एग्रीगेट मार्केट वैल्यू है 900 रुपया।
2024 में इंपोर्टेड आईफोन की मार्केट वैल्यू है 2000। मुझे आप बताएं जीडीपी किसके बराबर है? जीडीपी बताइएगा, जीडीपी, जीडीपी बताएं, शाबाश। जीडीपी, जीडीपी में क्या करते हैं हम? सम करते हैं ना मार्केट वैल्यू को। ऑल गुड्स के मार्केट वैल्यू को सम करें, शाबाश। जीडीपी कैलकुलेट करें। आपने जीडीपी कैलकुलेट करना है, 2026 का जीडीपी कैलकुलेट करना है। मींस के इस साल की टोटल प्रोडक्शन आपने कैलकुलेट करनी है। 3000 पूरा पूरा 3000, ये है जीडीपी। नो, जीडीपी नहीं है, ये जीडीपी नहीं है। आप देखें क्या गलती की हमने, इधर देखिए हमने क्या गलती की है। क्या लिखा हुआ था? जीडीपी इज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू। एग्रीगेट मार्केट वैल्यू, हाँ, तो ये भी मार्केट वैल्यू है, ये भी मार्केट वैल्यू है, ये भी मार्केट वैल्यू है, ये भी मार्केट वैल्यू है। इन टोटल का सम करेंगे तो ये जीडीपी है ना? ना 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 नहीं, ये जीडीपी नहीं है, ये जीडीपी हरगिज नहीं है। लिखा हुआ है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, क्या न्यूली प्रोड्यूस्ड या रीसेल? प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? जो इस साल चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, प्रोड्यूस हुई हैं, रीसेल नहीं या रीपरचेज वाली चीजें नहीं। इस साल जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, न्यू प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। तो मुझे ये बताइएगा आप ये बताइएगा कि ये जो आईफोन है क्या ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है? क्या लिखा हुआ है इसके साथ? इंपोर्टेड मींस के बाहर प्रोड्यूस हुआ होगा ना ये। तो बताएं शाबाश, क्या इसकी मार्केट वैल्यू हमारे मुल्क की, पाकिस्तान के जीडीपी में आएगा? नहीं आएगी ये वैल्यू। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा है? इन पाकिस्तान। ये बताएं शाबाश, इन गिवन पीरियड का क्या मतलब था? गिवन पीरियड का क्या मतलब था? इन 2026 कि ये चीज प्रोड्यूस न्यू हुई हो 2026 में। बताएं क्या ये जो क्लॉथ्स है ये 2026 में प्रोड्यूस हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये प्रोड्यूस कब हो रहे हैं? 2024 में प्रोड्यूस होने वाली चीज मार्केट में 2026 में अगर आ रही है तो ये भी 2026 के जीडीपी में नहीं आएगी। तो फिर कौन से जीडीपी में? 2024 के जीडीपी में ऑलरेडी ये शामिल है। ठीक है, तो ये भी इसमें वैल्यू नहीं आएगी। अच्छा, ये बताएं शाबाश, लाहौर में 2026 में आइसक्रीम प्रोड्यूस हो रही है? सिंध पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान का ही है, पाकिस्तान का ही शेयर है। बताएं शाबाश। तो टोटल जीडीपी 1900 है। टोक्यो में फुटबॉल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके जीडीपी है 100, सॉरी इसकी मार्केट वैल्यू 100। अब बताएं शाबाश टोटल जीडीपी। क्यों? टोक्यो इज नॉट पाकिस्तान। शाबाश, ये पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान से बाहर अगर प्रोडक्शन हो रही है तो पाकिस्तान के 2026 के जीडीपी में इसको शामिल नहीं करेंगे, इसको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। तो आपको क्या मेरी बात समझ आई है? नहीं भाई समझ, ऐसे कैसे बात समझ आई? तो जीडीपी क्या है? इज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। क्या? प्रोड्यूस। बहुत 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 जरूरी है। बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं इसमें, उन्हें लगता है ये लिखा हुआ PRODUCED रीपरचेज। ये रीपरचेज नहीं है, ये न्यूली प्रोड्यूस आइटम्स हैं। 2026 में चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए, पाकिस्तान में चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए। फिर से सुने, जीडीपी में सारी वो चीजें आएंगी जो 2026 में प्रोड्यूस हुई हो, 2026 में उसके साथ साथ पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुई हो, तो ये 2026 के जीडीपी में चीजें आएंगी।
अगर 2025 में चीज प्रोड्यूस हुई हो तो 2025 की जीडीपी में, अगर चाइना में चीज प्रोड्यूस हुई है तो पाकिस्तान की जीडीपी में तो वो किसी साल में भी नहीं आएगा ना, वो तो चाइना के जीडीपी में आना चाहिए। पाकिस्तान के जीडीपी में वो सारी चीजें आएंगी जो प्रोड्यूस एक तो पाकिस्तान में हुई हो और एक उसी साल में प्रोड्यूस हो रही हो। कुछ कोई बात समझ आई? ये बहुत मुश्किल डेफिनेशन है, बहुत मुश्किल डेफिनेशन है, काश कि आपको ये समझ आ जाए। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। यस एग्जैक्टली, सवाल में वो बताएगा आपको 2022 में 2023 में कब प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेथड्स देखिएगा, देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। कितने? 3। कौन कौन सा? नंबर 1 एक्सपेंडिचर मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड, और तीसरा प्रोडक्ट या आउटपुट मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट एंड आउटपुट मेथड। कौन सा मेथड पहले पढ़े? जो सिंपल हो। सिंपल वाला तो एग्जाम में टेस्ट नहीं होता, सिंपल वाला तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। नो, आज है वो हम तरतीब चेंज करेंगे, आज हम तरतीब चेंज। जैसे सिंपल यह है, जीडीपी कैलकुलेट करना है। सिंपल तो यह है कि आप लोगों से पूछे भाई आप लोगों की इनकम कितनी है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में हमने पढ़ा सिंपल इकोनॉमी अगर एज्यूम करें जितनी उनकी इनकम उतना ही खर्चा, तो उतनी ही प्रोडक्शन हुई होगी, उतना ही आउटपुट, यही था ना। तो भाई या तो आप इनकम पूछ लो या फिर आप खर्चा पूछो या प्रोडक्ट। सिंपल सबसे यह है कि हम लोगों से उनकी इनकम पूछें। क्या करें? लोगों से उनकी इनकम पूछे। तो अगर वो इनकम बता दें सारे लोग तो हम सारों की इनकम को क्या करेंगे, उसका सम ले लेंगे। सम ऑफ ऑल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी, क्योंकि हमें पता है इनकम किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर के। हमें पता है वो किसके बराबर है, आउटपुट के, और आउटपुट ही तो प्रोडक्शन है ना, और प्रोडक्शन का नाम ही तो जीडीपी है। अब मुझे बताएं, आप लोगों से इनकम पूछते हैं तो कोई इनकम बताता है? नहीं, यही एक चीज है जो कोई नहीं बताता। किसी मर्द से इनकम का पूछें वो नहीं बताएगा, खवातीन से हाँ नहीं पूछते, खवातीन से उम्र नहीं बता देती हैं खवातीन। आप वैसे कैसे बता देती हैं? आप कभी पूछो ना, कभी 30 साल की औरत से पूछें आपकी उम्र, तो वो कहती हैं 5 साल पहले बताया तो था 25 की हूं। रातें निकाल के 15 की होगी। चलें जी, एक्सपेंडिचर मेथड, इट वाज जस्ट मजाक। एक्सपेंडिचर मेथड पूछना भी नहीं चाहिए, दिस इज नॉट गुड। क्या करना है आपका? एक्सपेंडिचर मेथड बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। एक्सपेंडिचर मेथड, इस मेथड में हमने इकोनॉमी को 4 डिफरेंट सेक्टर में क्लासिफाई किया है। किसमें? 4 डिफरेंट सेक्टर में क्लासिफाई किया है। 4 डिफरेंट सेक्टर सर कौन से हैं? 4 सेक्टर देखिएगा, 4 सेक्टर, 4 सेक्टर्स। वो 4 सेक्टर्स ये हैं। नंबर 1 बायर, नंबर 2 शाबाश सेलर, नंबर 3 गवर्नमेंट, एंड नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेडर्स। अब इसके लिए उसने अल्टरनेटिव टर्म्स यूज की हैं, तो बस वो 4 डिफरेंट सेक्टर्स हैं। जैसे बायर क्या करता है, चीजें खरीदता है ना, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर। सेलर क्या करता है, ये चीजें अगर वो कंज्यूम करता है तो ये प्रोड्यूस करेगा, ऐसी है ना। गवर्नमेंट इज स्टेट है ये, और ये इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, ऐसे ही होता है ना। अच्छा बताएं सब, कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करता है। कंजम्पशन होगी इसकी, और इसकी प्रोडक्शन यानी इन्वेस्टमेंट।
मेंट करेगा, इन्वेस्ट करेगा तो चीजें प्रोड्यूस करेगा। यहां पे गवर्नमेंट के खर्चे होंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और ये इसी तरह इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो हमने इकोनॉमी को 4 डिफरेंट सेक्टर में क्लासिफाई किया। अब इन चारों सेक्टर्स की एक खर्चों को ऐड करो। इन चारों सेक्टर के खर्चों को अगर हम ऐड करें तो इन चारों के खर्चों को ऐड करो इज इक्वल टू जीडीपी। इन चारों के खर्चों को हमने ऐड किया तो दिस इज जीडीपी। बात समझ आ गई? इन चारों के खर्चों को ऐड किया, ये बराबर है किसके? जीडीपी के। अब देखिएगा, ये एक्सपेंडिचर मेथड इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर and the spending by all sectors during the year is added। तो हमने क्या C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बताएं साहब, जीडीपी किसके बराबर है? जीडीपी किसके बराबर है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। किसके बराबर है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। व्हाट इज C? इज कंजम्पशन, जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है। व्हाट इज I? इट्स इन्वेस्टमेंट। जी क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक्स माइनस एम क्या है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। शाबाश, नेट एक्सपोर्ट्स है ये। ठीक है, तो देखा आपने, उन्हीं 4 को हमने 4 सेक्टर में डिवाइड किया है और सारों के खर्चों को ऐड किया और नाम दिया कि ये क्या है? जीडीपी। तो जीडीपी इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये 4 लोगों के खर्चों के डिसीजन का नाम हो गया जीडीपी। ओके, बात समझ आ गई? तो यह है जीडीपी कैलकुलेट होगी बस। ठीक है, अब अगर हमसे सिर्फ जीडीपी पूछता है तो कैलकुलेशन हो गई, आसान है। लेकिन जीडीपी पूछता नहीं, हमसे पूछता है एनआई, नेशनल। पूछ सकता है, जीडीपी पूछ सकता है, आसान सवाल हो तो जीडीपी पूछ सकता है। एनआई पूछता है, बट सर एनआई नेशनल इनकम पूछता है हमसे। और मैंने आपको बताया जीडीपी के लिए हम नेशनल इनकम का लफ्ज थ्योरेटिकली तो यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये डिफरेंट है, अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इसके लिए हम एक फॉर्मेट याद करेंगे। ये फॉर्मेट है, ये हमने याद करना है। अच्छा, ये बहुत आसान है फॉर्मेट। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं आपको 1 2 3 4 फॉर्मेट दे दूं। 4 फॉर्मेट, एक ही मेथड के लिए 4 फॉर्मेट दे दूं। आप वो 4 फॉर्मेट अलग-अलग याद करें, और सवाल में वही चारों फॉर्मेट आपके एप्लीकेबल हों, और चारों से आने वाला रिजल्ट को आप जो है वो फिर कंसोलिडेट करें। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं एक ही फॉर्मेट दूं आपको, और एक ही फॉर्मेट से आपके सारे सवाल हो जाए। हो सकता है उन 4 फॉर्मेट से भी आपके सारे सवाल हों, बल्कि होंगे, क्यों नहीं होंगे, लेकिन एक ही फॉर्मेट हो, एक फॉर्मेट हम याद करें और हमारे सारे सवाल जैसा मर्जी सवाल हो उस फॉर्मेट से हो जाए। तो क्या करें? एक ही फॉर्मेट। एक तो याद करने में आसानी होगी, और दूसरा एक ही फॉर्मेट में चीजें होती हैं तो हमारी जरा क्लियर हो जाती हैं चीजें, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जल्दी। तो हम एक ही फॉर्मेट याद करेंगे। ठीक है, तैयार है? एक ही फॉर्मेट। सवाल बाद में सॉल्व करेंगे, यानी जीडीपी को कैलकुलेट करना बाद में सीखेंगे। हम सबसे पहले 1 बाय 1 इसके जो कंपोनेंट्स है इसको पहले अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो यह है फॉर्मेट अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। अगर वो हमसे सवाल में, वो हमें एग्जाम में पूछता है कि आप जीडीपी कैलकुलेट करो अंडर एक्सपेंडिचर मेथड, तो सिर्फ ये वाला फॉर्मेट बनाना है। ये वाला फॉर्मेट सर कहां तक बनाना है? पूरा बनाना है। अगर नेशनल इनकम पूछ रहा है, अगर सिर्फ जीडीपी पूछ रहा है तो यहां तक ये जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा, आप यहां तक सिर्फ इसको फॉर्मेट को बनाएंगे। ठीक है, अगर वो हमसे ग्रॉस नेशनल जीएनपी पूछता है तो यहां तक बनाएंगे। अगर एनएनपी पूछता है तो यहां तक बनेगा। अगर एनआई पूछता है नेशनल इनकम तो यहां तक पूरा फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ इसको पहले अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जी, सबसे पहले देखिएगा, ये लिखा हुआ है प्राइवेट या डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो लिखा हुआ है डोमेस्टिक, या प्राइवेट जो इंडिविजुअल करते हैं। अच्छा,
ये लिखा हुआ प्राइवेट या डोमेस्टिक कंजम्पशन, इसका मतलब ये है कि कोई और कंजम्पशन भी हो सकती है, पब्लिक कंजम्पशन, यानी ये तो इंडिविजुअल कंज्यूम करता है, क्या इंडिविजुअल के अलावा भी कोई कंज्यूम करता है? यस, गवर्नमेंट भी तो चीजें खरीदती है। बताएं वो गवर्नमेंट कंजम्पशन कहां पे आएगी? जी में। बात समझ आ गई? ओके, ये क्या लिखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट मींस के इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है। अब ये इन्वेस्टर तो एक इंडिविजुअल सेलर भी हो सकता है, ये इन्वेस्टर तो गवर्नमेंट भी हो सकती है, ये इन्वेस्टर तो इंपोर्टर भी हो सकता है। तो किसको क्लासिफाई करूं इधर? ये लिखा हुआ है ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है बताएं शाबाश? अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो तो इसको कहां क्लासिफाई करूं? जी में अगेन। अगर तो ये इंपोर्टर हो, वो भी तो इन्वेस्टमेंट करता है, कहां क्लासिफाई करूं? इधर नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, उसके लिए भी है, उसके लिए भी है। तो हर एक की जगह स्पेसिफाइड है। ये क्या है? सी और आई। आई मींस के इन्वेस्टमेंट, जो कि कौन इन्वेस्ट करता है? प्राइवेट इन्वेस्टर। प्राइवेट इन्वेस्टर, ये प्राइवेट कंजम्पशन है, ये प्राइवेट इन्वेस्टर है। सर अगर कंजम्पशन गवर्नमेंट की हो तो इधर क्लासिफाई करेंगे, सर अगर कंजम्पशन इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की हो तो इधर क्लासिफाई करेंगे, सर अगर कंजम्पशन किसी प्राइवेट इन्वेस्टर की हो तो वो इधर आएगी। तो वो चूंकि उसको हमने इन्वेस्टमेंट का नाम दिया तो इन्वेस्टमेंट इधर। गवर्नमेंट के सारे खर्चे जी में क्लासिफाई होंगे, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर सारे इधर आएंगे। यहां तक बात समझ आ गई? तो हर एक की जगह जो है वो स्पेसिफाइड हो गई। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल लेज खरीदता हूं, अगर मैं लेज खरीदता हूं तो बताएं शाबाश वो कहां पे लिखूं? कहां पे लिखूं? क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूं तो यहां पे क्लासिफाई करूंगा इसको। अच्छा, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सड़क बना रही है तो कहां पे क्लासिफाई करें? जी में क्लासिफाई करें। अगर फॉर एग्जांपल मैं बाहर से मैं ही बाहर से आईफोन खरीद रहा हूं, कहां क्लासिफाई करूं? शाबाश, इधर करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं नई दुकान खोल रहा हूं, शाबाश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई में, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल वेल डन, शाबाश। यानी अब आपको यह बात समझ आ गई कि कौन सा खर्चा किधर जाएगा। तो हेड क्लियर हो गए चारों? ये क्या है? जहां पे प्राइवेट बंदा कंज्यूम करता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट के खर्चे, नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, क्लियर है ना? इन सारों को ऐड करूंगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो ये बराबर है किसके? जीडीपी के। ये जीडीपी के बराबर है। क्लियर हो गई बात? ओके, ठीक है। अच्छा, अगर इनमें से कोई एक वैल्यू ना हो, फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज इंपोर्ट नहीं की, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? जीरो आ जाएगा, जीरो। ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे पैसे क्या मुल्क से बाहर हो सकते हैं? हाँ, पूरी इकोनॉमी की हम बात करें ना, जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो हमारे ही लोग बाहर से कमा रहे हैं, वो पैसा किधर बेचते हैं? पाकिस्तान में बेचते हैं। और क्या पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी रहते हैं? फिर कौन से लोग रहते हैं? गोरे भी हैं, दूसरे ममालिक के भी हैं। तो फॉरेनर्स जो पैसा कमा रहे हैं वो किधर जाता है? शाबाश, वो बाहर जाता होगा। क्या वो मेरा पैसा है? क्या वो हमारे पैसे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो हमारे पैसे नहीं है, वो बाहर के पैसे हैं। तो बाहर जाएंगे वो पैसे। तो जो बाहर के पैसे हैं, क्या मैं उसको अपने पैसों में शामिल कर सकता हूं? जो पैसे बाहर पड़े हुए और हमारे हैं, क्या मैं उसको अपने पैसों में शामिल कर सकता हूं? मेरे पैसे किसी और के पास पड़े हुए हैं, अब मैं अपने पैसों को काउंट करूंगा तो वो वाले पैसे काउंट करूंगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। मेरे पास किसी और के पैसे पड़े हुए, क्या अब मैं खुश हूंगा? मेरे पास इतने ज्यादा पैसे हैं, मुझे पता है कि अगले ले जाने हैं, वो इसके हैं। तो एग्जैक्टली इधर भी ऐसा ही है कि अगर तो हमने बाहर से कोई इनकम कमाई है तो वो बताएं शाबाश, क्या मैं अपने जीडीपी में ऐड कर सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं ये तो मैंने कमाए हैं? यस, इनकम ऑफ सिटीजन फ्रॉम, बाहर से जो पैसे हमारे बड़े भाई ने कमाए, और जीडीपी में से माइनस करूंगा क्या? वो पैसे जो हाँ हमारी कंट्री में है लेकिन किसी और ने कमाए हैं और जाने भी कहीं और हैं, तो इसको मैं क्या नाम दूं? इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन कंट्री। तो ये है आउटफ्लो हमारा,
और वो इनकम क्या है, इनफ्लो हमारा, ये हमारा खर्चा है, वो हमारी इनकम। अब जो है वो नेट हम ऐड करेंगे उसमें, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या इसको फॉरेन फैक्टर इनकम भी कहते हैं। वो पैसे जो बाहर से आने हैं वो हम अपने में ऐड करेंगे, जो बाहर जाने हैं वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जीडीपी में हमने जो कैलकुलेशन की है, यानी C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये बराबर है किसके, ये बराबर है किसके, शाबाश, ये बराबर है GDP के। उसमें हमने क्या करना है, ऐड करना है क्या, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। सर ये फॉरेन फैक्टर इनकम किसे कहते हैं, जो पैसे हमारे हैं, हमारे पैसे उसको करो प्लस, जो दूसरों के हैं उसको करो माइनस, इज कॉल्ड नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। अब ये नेट फॉरेन फैक्टर इनकम ये बराबर है हमारे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये प्योरली हमारे पैसे हैं। अब ऐसा है कि नहीं, ये प्योरली हमारे पैसे हैं। अच्छा, हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, हमने कोई मशीन खरीदी होगी, हमने मशीन खरीद के जो पैसे कमाए हैं, बताएं साहब, मशीन जो है वो पूरा साल इस्तेमाल होती है, तो मशीन खराब होती है कि नहीं होती। मशीन जो खराब होती है, तो खराब होगी तो मशीन की वैल्यू कम होगी। हाँ, अब मैं कह सकता हूं मेरे मशीन की वैल्यू कम हो गई, क्या वो उतना प्रोड्यूस करके दे सकती है, अब नहीं। तो मैं कहूंगा कि इसमें से माइनस करो, मशीन की जो वैल्यू कम हो गई है। अकाउंटिंग में इसको कहते हैं, इसमें लेस करो डेप्रीसिएशन। इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं आपका जो कैपिटल एसेट था वो क्या हो गया, कंज्यूम्ड। क्या, तो इस कॉल्ड कैपिटल कंजम्पशन। तो ये हमारी कैपिटल कंजम्पशन है। इससे पहले डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वाले इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, और हमारे लिए ये क्या है, कैपिटल कंजम्पशन। बात समझ आ गई। हाँ, ये डेप्रिसिएशन और कैपिटल कंजम्पशन के बाद जो बचे हुए पैसे हैं इसको हम नाम देते हैं NNP, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये वो पैसे हैं कि जो हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही थी वो उसको भी हमने इनकॉर्पोरेट किया, एसेट की वैल्यू के कम होने को भी हमने इनकॉर्पोरेट किया। बात समझ आ गई। अब ये प्योरली एसेट भी हमारे साफ हो गए, हमारे साफ हो गए। अच्छा, एक खर्चा मुझे और बताइएगा, हमने जो कमाया, चाहे बिजनेस ने कमाया चाहे लोगों ने, इंडिविजुअल ने कमाया, इसमें शहबाज शरीफ साहब का हिस्सा होता है कि नहीं होता। हाँ, शहबाज शरीफ साहब का हिस्सा क्या मेरे पैसे होते हैं, तो मैं क्या करूं, टैक्स को माइनस करूं। हाँ, जो टैक्स होगा इसको चूंकि मेरे नहीं है तो मैं टैक्स को माइनस करूंगा। लेकिन आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हमें सब्सिडी भी मिलती है, तो उस सब्सिडी को मैं क्या करूंगा, सब्सिडी को मैं ऐड करूंगा। इसको क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यह है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये जब करूंगा इसमें माइनस, तो ये आएगा मेरा नेशनल इनकम। ये बराबर होगा किसके, नेशनल इनकम के, जो मैंने कैलकुलेट करना था। यहां पे मेरी ये कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, इधर मेरी ये कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला आप जो फॉर्मेट है याद कर लेंगे, देख लें। हाँ, नोट करें, शाबाश। ये C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये बराबर है किसके, GDP के। ये GDP के बराबर है, और इसमें अगर हम ऐड करें वो पैसा जो हमारा है और माइनस करें वो जो दूसरों का है, तो ये बराबर होगा किसके, शाबाश, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। और इसमें वो जो एसेट की वैल्यू हमारी कम हुई है,
ये बराबर है किसके? अब नेट नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होगा। और अगर हम क्या करें, इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करें, नेट तो ये बराबर होता है किसके? हाँ, अच्छा, अब ग्रॉस एक जगह पे लिखा होता है ना, ग्रॉस एक जगह पे लिखा हुआ है नेट। ये लफ्ज जरा समझते हैं। हमने चूंकि अकाउंटिंग बेसिक पढ़ी नहीं है तो ये थोड़ी बहुत जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं अपनी ग्रॉस और नेट की। फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है वो है 10,000। फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी है 10,000। इसमें होंगे इसमें एक हिस्सा आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब का भी होता है। ये इसमें शहबाज शरीफ साहब का भी हिस्सा आ गया। पीछे बचा कितना? पीछे कितने बचे? 9,000। ये भी मेरी सैलरी का बचा हुआ हिस्सा है ना। मैं कौन सी सैलरी घर लेकर जाऊंगा? 9,000। ये 1,000 किधर जा रहा है? शहबाज शरीफ साहब के घर। शाबाश। मैं घर वालों से कहूंगा ये वो पैसे हैं जो मेरे हैं, जो बिल्कुल मेरे हैं, प्योरली मेरे हैं, इसमें किसी का कोई हक नहीं है। तो जिस पे किसी का हक नहीं है, दिस इज माई नेट सैलरी। और ये मेरी ग्रॉस सैलरी है जिसमें शहबाज शरीफ साहब का हिस्सा भी मौजूद है। तो जिस चीज की एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है नेट एक्चुअल, और एक्चुअल जो ना हो ये होती है बराए नाम। इसको आप या तो नॉमिनल भी कह सकते हैं या इसके लिए लफ्ज यूज होता है ग्रॉस। इसको एक्चुअल भी बोलते हैं और नेट कहते हैं कुछ चीज कम करके, इसमें एडजस्टमेंट करके जो होनी थी। तो मैंने बताया साहब टैक्स को एडजस्ट किया कि नहीं? ये एडजस्ट करके। अगर मुझे शहबाज शरीफ साहब की तरफ से फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सिडी भी मिले, वो मुझे 500 रुपए दे दें तो 500 दे दें तो अब मैं क्या करूंगा? इसको एडजस्ट करूं कि ना करूं? कैसे एडजस्ट करूंगा? ये मेरा 9,000 नहीं रहेगा, अब ये 9,500। तो इसको अब मैं बोलूंगा ये नेट है। ठीक है। तो किसी भी चीज की जब एडजस्टमेंट हो जाती है तो उसके बाद वाली वैल्यू आपकी नेट वैल्यू होती है ना। मैंने आपके 100 रुपए देने थे, आपने मेरे 500 देने हैं। आपने मेरे 500, मैंने 100 रुपए देने। तो बताएं कि नेट आपने मुझे कितने देने? कब दोगे? ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट के बाद की जो वैल्यू होगी, खुद ही भाई आपने इतराफ किया है, कैमरा लगा हुआ था। जी नहीं, ग्रॉस इनकम में बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती है। ये सिर्फ समझने के लिए था, समझने के लिए। इसमें टैक्सेस भी आपके हो सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर कहीं से कोई लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, उसमें दूसरे खर्चे भी हो सकते हैं। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। C2 में पढ़ेंगे आप टैक्स में भी उसमें कुछ एडजस्टमेंट और भी होती है। कुछ प्रोविडेंट फंड की शक्ल में चले जाते हैं, कुछ अदर फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मेट पूरा। अब इस फॉर्मेट में हम यानी एग्जाम में सवाल कैसे आएगा वो देखते हैं हम। एग्जाम में जैसे MCQ भी टेस्ट हो सकता है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है। तो तैयार हैं? कुछ सवाल करें एक अटेम्प्ट? ठीक है, आप आए और खोलें जरा ये वाला सवाल जरा देखिएगा। सवाल जरा देखिएगा, नोट्स अपलोड हो जाएंगे तो फिर उसमें ये वाला सवाल भी देख लीजिएगा। और पहले तो ये वाला करें ना। पहले तो आप ऐसा करें, पहले तो आप ये वाला सवाल अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ ये वाला करें, ठीक है। ये वाला करके दें जी। ये वाला सवाल करके दें मुझे। हम क्या करेंगे? C + I + G + X - M = GDP। तो C + I + G + X - M। C बताएं शाबाश।
ये क्या है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सी, ये क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आई, और ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी, ये क्या है? एक्सपोर्ट एक्स इंपोर्ट, ये जीएसटी क्या होता है? ये टैक्स है, शाबाश, और ये सब्सिडी आ गई। ये डेप्रिसिएशन अलाउंस, ये कैपिटल कंजम्पशन है, या इसका दूसरा नाम अकाउंटिंग वाले इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बाहर से जो पैसे आ रहे हैं उसको हमने नेट किया हुआ है। नेट का क्या मतलब है? इसमें माइनस जो होना था वो माइनस हो चुका, उसके बाद ये वैल्यू है। तो तैयार है हम जीडीपी कैलकुलेट करें? जीडीपी कैलकुलेट करें, शाबाश। हमसे पूछ क्या रहा है वो? क्या पूछ रहा है? क्या कैलकुलेट करना है? हाँ शाबाश, ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है हमने। नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, ये है नेशनल इनकम। ऑफ अ कंट्री। चलें जी, अब कैलकुलेट करते हैं। सी बताएं शाबाश, 25,000, और आई 5,000, जी वो भी 5,000 है। एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम कैसे कैलकुलेट करूं? एक्स गिवन है 4,000 माइनस एम बताएं शाबाश 6,000। 4,000 में से 6,000 माइनस करूंगा तो 2,000 का नेगेटिव होगा ना? हाँ, तो इन सारों को ऐड करूंगा तो जी डी पी के बराबर होगा। कहना जरा, 25 जमा 5 जमा 5 माइनस 2, 28 कहां से आ गया? 33 जी। इसमें क्या करूं अब? इसमें ऐड करूंगा। क्या ऐड करना है? नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, बता सकते हैं वो ये गिवन है ना 2,000। 2,000 बताएं, इसमें ये ऐड किया तो ये किसके बराबर है? एन पी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यह है 35,000 हो गया ना? 35,000। उसके बाद हाँ माइनस करेंगे क्या? नो 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 नो, ये पहले तो ये बताया ना ये किसके बराबर है? ये एनएनपी के बराबर हो गया। इसमें से लेस करूंगा डेप्रिसिएशन ना कैपिटल कंजम्पशन, वो बताएं शाबाश। 1,000 उसमें से वो माइनस किया जी। अब ये किसके बराबर हो गया जी? ये बराबर था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। अब ये नेट जी नहीं ना, ओहो ग्रॉस नेशनल जीएनपी था, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। उसके बाद फिर ग्रॉस अगर मैंने ऊपर गलत लिखा हुआ तो उसको ठीक करें। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये देखें ना, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक मुल्क। और इसमें बताएं शाबाश, ये क्या हमने किया है? ऐड किया है। और जो पैसे बाहर हमारे पड़े हुए थे हमने वो ऐड किए हैं, जो हमारे नहीं थे हमारे पास पड़े हुए थे माइनस कर दिए, तो नेशनल प्रोडक्ट हो गया ना। अब ये हमने इसमें से चूंकि डिविजन माइनस की है तो ये नेट वैल्यू आ गई 34,000। अब हमने क्या करना है? इसमें लेस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जी। वो कितने? नेट इनडायरेक्ट टैक्स जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 4,000 है, मुझे नहीं लगता 4,000 होंगे। नेट है नेट
नेट करके करना है। टैक्स कितना 4000 माइनस का 4000, क्योंकि टैक्स माइनस करना होता है ना, और प्लस सब्सिडी जी, ये 3000 का माइनस होगा, 3000 माइनस करेंगे उसमें जी, 31 क्या, 31 क्या है ये, नेशनल इनकम 31, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन है 31। क्लियर हो गई बात? चलें, अगर बात क्लियर है तो आपने मुझे ये करके दिखाएं। सीधा सीधा ही करेंगे, सीधा ही करेंगे, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम तरतीब से तो चलेंगे ना, तरतीब को कोशिश करें, तरतीब तो रखें, तरतीब तो वही रखें, तरतीब तो यही रखें, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम GDP के बराबर है, प्लस उसमें हम ऐड करेंगे नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, और उसके बाद फिर उसमें हम ऐड करेंगे सर उसमें से माइनस करेंगे कैपिटल कंजम्पशन, और प्लस उसमें से माइनस करेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये बराबर हो गया नेशनल इनकम के। तो ये तरतीब तो रखेंगे। चलें ये वाला सवाल करके दिखाएं, करें शाबाश। तो दिया हुआ है तो इसका मतलब भी हमारी ज़िंदगी आसान हो गई, GDP ऑलरेडी गिवन है तो इसका मतलब हमारी ज़िंदगी आसान है। जैसे मर्जी करें, पेज ज़रूरी तो नहीं है, बस आप जो है मुझे करेक्ट आंसर बताना है, MCQ स्टाइल है। ऑनलाइन वाले शाबाश जल्दी करें आप लोग भी। जल्दी करें शाबाश बच्चों। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ गलती फ्रॉम यू पीपल, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गलती फ्रॉम यू पीपल। कोई बात नहीं, गलती तो अच्छी होती है, जैसे दाग अच्छे होते हैं। फाइव 570, चलें कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं 570 है या कितना है, देखते रहिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इक्वल्स टू GDP, लेकिन चूंकि GDP तो ऑलरेडी गिवन है ना, GDP इज इक्वल टू 500, उसमें हम ऐड करेंगे क्या, ऐड करेंगे क्या, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, फॉरेन फैक्टर इनकम। तो फॉरेन फैक्टर इनकम बताइएगा, फॉरेन फैक्टर इनकम, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, देखिएगा रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड कितना, तो ये ऐड होगा ना 250, और माइनस करेंगे इनकम टेकन टू अब्रॉड, का मतलब हमारे पैसे नहीं आए लेकिन हम खर्च कर रहे हैं, तो माइनस होगा ना ये। तो 250 में से 200 माइनस हो गया, तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव का, पॉजिटिव का 50, शाबाश ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है शाबाश, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होगा ये। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, इसको हम ले जाते हैं इधर, ठीक है, जगह बन जाएगी। ओके, अब बताइएगा ये किसके बराबर हो गया, 600, ठीक है, सॉरी 550, यस यू आर राइट, 550। इसमें से शाबाश हम लेस करेंगे क्या, लेस डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन बताएं, 20 की डेप्रिसिएशन आ गई जी, ये बराबर है n, हाँ 530, उसमें से क्या माइनस करूं, लेस करूं इनडायरेक्ट
टैक्सेस जी, माइनस का 20, माइनस का 25 और प्लस का 80। दो जी, ये कितना पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी? 55। आर यू श्योर जी? 530 में से 530 में से जब हम माइनस करेंगे 50, डिविजन माइनस ही है ना, ये देखें डिविजन तो ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं जी। 530 में से हमने 55 को माइनस करना है, सॉरी ऐड करना है, इसमें ऐड करना है ना, क्योंकि सब्सिडी ज़्यादा है तो वो ऐड होगा। 585 देखते हैं कोई ऑप्शन अल्लाह करे हो। ये क्लोजेस्ट है इस वजह से, क्योंकि ये क्लोज ऑप्शन है। क्या उसने स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि चूज द मोस्ट क्लोज ऑप्शन? क्या लिखा हुआ? ये क्या है? ये क्या है? एनएनपी। क्या पूछ रहे हैं हमसे? एनएनपी पूछ रहे हैं ना। और हमने क्या कैलकुलेट किया है? नेशनल इनकम। तो हमने गलत किया? हमने गलत नहीं, आपने गलत करवाया है। हमने गलत किया है। मैं ये शरीके जुर्म नहीं हूं, मैं शरीके जुर्म नहीं। उसने पूछा क्या हुआ था? शाबाश बताएं, क्या पूछा हुआ था उसने? जी नहीं, उसने पूछा हुआ था शाबाश नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी। तो यह है एनएनपी। एनएनपी आपके सामने 530। तो अगर 530 कोई ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन 530 की है? अल्फा ऑप्शन करेक्ट है इस केस में। ठीक है, बात समझ आ गई हमें? नहीं, ऐसे बात समझ नहीं आएगी, ऐसे नहीं बात समझ आएगी, ऐसे नहीं बात समझ आएगी। हाँ नहीं, स्टेटमेंट गौर से पढ़ेंगे ना, स्टेटमेंट में तो कोई मसला नहीं करेंगे। जीएनपी। अच्छा, अब देखिएगा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक चीज़ और देखते रहे हम। अच्छा, इधर लिखा हुआ है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, और इधर आ रहा है एट फैक्टर कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट ये दो ऐसी चीजें हैं कि अगर टैक्स से पहले हैं तो ये मार्केट प्राइस है, और टैक्स के बाद हैं तो ये फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस से यहां मुराद ये है, यहां मुराद है, आसानी के लिए समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि अगर तो टैक्स से पहले है तो टैक्स से पहले है तो इसमें शहबाज शरीफ साहब का हिस्सा भी है। अगर तो ये फैक्टर कॉस्ट है तो ये सिर्फ और सिर्फ खास वो पैसे हैं जो मैंने खर्च किए हैं। अब बताएं, एक्सपेंडिचर में टैक्स आना चाहिए? क्या टैक्स के पैसे इकोनॉमी में फ्लो करते हैं? नहीं, वो तो शहबाज शरीफ साहब के पास चला जाता है, वो तो हमने विथड्रॉल में पढ़ा था। तो ये वो पैसे हैं जो मैं खर्च कर सकता हूं, इसलिए ये पैसे एक्सपेंडिचर मेथड में ये वाले आने चाहिए। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस कौन से पैसे हैं? जो टैक्स से पहले हैं। ये फैक्टर कॉस्ट कौन सा है? जो टैक्स के बाद है, जो टैक्स के बाद है। अब आपसे मैं एक एग्जाम सवाल पूछ रहा हूं, उसने एग्जाम में कहा कि आप ऐसा करो कि आप मुझे आप ऐसा करो कि आप सुने 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 आप जीडीपी फाइंड करो। तो कैसे करेंगे? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हो गया ना। दूसरा सवाल, उसने कहा आप जीडीपी फाइंड करो एट मार्केट प्राइस, फिर भी वही सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तीसरा सवाल, उसने कहा आप जीडीपी फाइंड करो एट फैक्टर कॉस्ट। क्या? मैंने कहा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो मैं फाइंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे नेट फॉरेन फैक्टर इनकम ऐड करना पड़ेगा, उसमें से डिविजन माइनस करनी पड़ेगी, तब जाके मैं करूंगा ना। कर सकते हैं हम जीडीपी भी एट फैक्टर कॉस्ट। हमने जीडीपी कैलकुलेट की कैसे? हमने जीडीपी कैलकुलेट की, ये जीडीपी कैसे थी? एट मार्केट प्राइस। हमारी इस वक्त जीडीपी एट मार्केट प्राइस से पड़ी हुई है, ठीक है ना।
सिंपली मैं क्या करूंगा, इसमें से लेस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये मेरी जीडीपी ही फाइंड होगी एट फैक्टर कॉस्ट। ये है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम कोई भी वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। नेट से मुराद यह है कि टैक्सेस और सब्सिडीज दोनों आएंगे। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। ये ऐसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बताएं शाबाश, अब क्या जीडीपी कैलकुलेट करना एट एक्सपेंडिचर मेथड से हमें आ गया? ठीक है, पॉज कीजिएगा जी, आवाज भी क्लियर है? ओके जी, चलें आगे चलते हैं। यहां तक भाई बात समझ आ गई? ओके, ये आगे स्टेरिक मार्क के साथ कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस मींस, अब वो बता रहा है उस स्टेरिक मार्क का मतलब नेशनल इनकम बिफोर डिडक्शन ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? एट मार्केट प्राइस का मतलब क्या है? बिफोर टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है? आफ्टर डिडक्शन ऑफ। हाँ, बस बात समझ आ गई आपको? यही अभी बात हमने की है। स्ट्रेट अप भी पढ़ लें। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी, ये क्या है? जीएनपी is the aggregate market value of all final goods and services produced by citizen of a country। अब ये सिटीजन, पहले तो ये था कि दूसरे भी, यानी बाहर से आने वाले, अगर पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है तो वो भी, लेकिन ये है सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड। तो वो इधर के ही लोग जब इधर ही चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये जीएनपी। ग्रॉस मींस बिफोर डेप्रिसिएशन, नेट मींस आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे भी हमने बात की। तो प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रास में से डिविजन माइनस करो, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहता है जीएनपी, यानी जिसमें से डिविजन माइनस होगी उसमें से आप डिविजन माइनस करो तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो नेट निकालते हुए हम क्या करेंगे? डिविजन की एडजस्टमेंट करेंगे उसमें। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये है डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, कुछ डिफिकल्टीज हम इधर पढ़ेंगे और आगे भी मैं आपको बता देता हूं कुछ डिफिकल्टीज जो है वो ये भी लिखी हुई हैं। आ जाओ, ये डिफिकल्टीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये जो डिफिकल्टीज हैं ये जनरल डिफिकल्टीज हैं, ये जनरल है, और ये डिफिकल्टीज आपको हर एक मेथड के एंड पे डिफिकल्टीज कुछ नजर आएंगी। जैसे ये प्रोडक्ट आउटपुट मेथड हमारा, इसकी डिफिकल्टीज आ रही हैं, और ये इनकम मेथड है और इनकम मेथड में ये डिफिकल्टीज हैं, ये कुछ डिफिकल्टीज हैं, और आपको पता है ये एक्सपेंडिचर मेथड की डिफिकल्टीज हैं। तो ये वाले डिफिकल्टीज और सर फिर वो डिफिकल्टीज में क्या फर्क है? ये मेथड स्पेसिफिक डिफिकल्टीज हैं। क्या? मेथड स्पेसिफिक। इस मेथड में हमें ये मुश्किलें, ये इन चीजों का एहतियात करना पड़ेगा। इन चीजों का एहतियात रखेंगे तो फिर हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और वो जो डिफिकल्टीज है वो ओवरऑल है कि जीडीपी कैलकुलेट करते हुए हमें इन मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये डिफिकल्टी सर हो सकती हैं। चलें जी, अब देखिए, आप शुरू करते हैं। डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद या प्रिकॉशन एसोसिएटेड विद एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले डबल काउंटिंग एक मसला है। क्या है? डबल काउंटिंग एक मसला है। सर व्हाट इज मीन बाय डबल काउंटिंग? व्हाट इज मीन बाय डबल काउंटिंग? अच्छा जी, ये देखिएगा जरा, इधर देखते रहे आप। मुझे, मेरा एक छोटा सा सवाल है, सर्विस टायर वाले कौन? सर्विस टायर वाले जो टायर्स प्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान में 2026 में, क्या वो जीडीपी में आने चाहिए? यस, बिल्कुल आएंगे जीडीपी में।
इसको जीडीपी में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जो 2026 में चीजें प्रोड्यूस हुई, ऐसे है कि नहीं? बताएं शाबाश, होंडा वाले क्या करते हैं? होंडा वाले क्या करते हैं? गाड़ियां बनाते हैं। गाड़ी कैसे बनती है? चलो जी गाड़ी बनाना आज सीखते हैं, आज ट्राई करते हैं। कोई बनाते हैं गाड़ी, कोई एक गाड़ी बनाते हैं। आज मैं आपको गाड़ी बनाना सिखाता हूँ। आप ऐसे कीजिएगा, आपने यूँ करना है, गाड़ी बनाना सिखाऊंगा। आप पता नहीं कैसे बनती है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। हाँ लग तो सही रही है ना, सही बनी है ना गाड़ी? फिक्स जो भी है, गाड़ी तो बनी है ना, गाड़ी तो है ना। चलें जी, इस तरह कुछ होता है। ये वाली शेप, ये शेप होती है। इधर जो है वो आपको पता है, फिर हम वो दे देते हैं, तो ये गाड़ी तैयार होगी। मुझे पता है गाड़ी प्रोड्यूस होगी ना, गाड़ी प्रोड्यूस, ये गाड़ी प्रोड्यूस होगी। ये जो गाड़ी प्रोड्यूस हुई है, क्या ये 2026 में हुई है? क्या ये 2026 वाली ये गाड़ी 2026 के जीडीपी में आने चाहिए कि नहीं? हाँ शाबाश, इसकी वैल्यू भी जीडीपी, इसकी मार्केट वैल्यू भी जीडीपी में हम ऐड करेंगे। सही काम किया ना हमने? एक गलती की है, गैस कर सकते हैं? गैस करो, शाबाश। जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे तो जीडीपी में सर्विस टायर वालों के टायर और होंडा वालों की गाड़ी आएगी। तो ऑलरेडी टायर हम जीडीपी में सर्विस टायर वालों के ऐड कर चुके हैं। तो बताएं कि जब ये पूरी गाड़ी की वैल्यू जीडीपी में ऐड करेंगे तो टायर की वैल्यू दोबारा ऐड नहीं होगी। नहीं, फॉर एग्जाम्पल हमने सर्विस टायर वालों के टायर लगवाए हैं, तो बताएं क्या टायर की वैल्यू दोबारा नहीं ऐड होगी, डबल होगी ना ऐड? तो दिस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। बताएं शाबाश, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं छोड़ दूं सर्विस टायर वालों का जीडीपी में ऐड ही ना करूं? हाँ, गाड़ी माइनस टायर इज इक्वल टू ये जीडीपी। तो ये गाड़ी का जीडीपी प्लस टायर का जीडीपी ऐड करेंगे, पूरे मुल्क का जीडीपी इज इक्वल टू, ये सही रहेगा। अब ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, टायर की वैल्यू को क्या करेंगे, हाँ मार्केट वैल्यू टायर की माइनस करेंगे। दोबारा काउंट तो नहीं करेंगे, नो। ये है कि अवॉइड डबल काउंटिंग। बात समझ आ गई हमें? तो ये पहला मसला था डबल काउंटिंग का। क्या लिख रहा आगे, वी शुड ऐड एक्सपेंडिचर ओनली वंस, रिपीटेशन नहीं होगी। दूसरा मसला मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरा मसला मैं आपको डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने अभी आपको गाड़ी बना के दिखाई, मैंने आपको बताया कि टायर्स की जो मार्केट वैल्यू है वो उसमें से हम माइनस कर रहे हैं। इस तरह मैं आपको दिखा नहीं सकता, मुझे पूरा डेप्रिसिएशन का स्टैंडर्ड पढ़ाना पड़ेगा, जो कि मेरा काम नहीं है ना, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। वो आप पढ़ेंगे किसी दूसरे चैप्टर टॉपिक में, या आप पढ़ चुके होंगे कि डेप्रिसिएशन जिंदगी में। डेप्रिसिएशन में वैसे ज़बानी कलामी बता देता हूं, डेप्रिसिएशन कहते हैं चीज़ों की वैल्यू का कम हो जाना। चीज़ों की, जैसे एसेट आपने कोई ख़रीदा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट ख़रीदा 100 रुपए का, एक पूरा साल इसको इस्तेमाल करते हैं, तो पूरे साल के बाद बताएं शाबाश, उसमें जो जान होगी वो 100 रुपए से होगी, या उसकी जान कम हो जाएगी? उसकी जान कम होगी ना, 10 रुपए इसकी जान निकल गई, तो बताएं शाबाश उसकी लाइफ कितनी रह गई? उसकी लाइफ की जान, लाइफ की वैल्यू कितनी रह गई? ये 100 रहेगी ना 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 ना, अब ये 90। तो ये जो जान इसकी कम हो रही है, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एसेट की थोड़ी सी जान निकल चुकी है, ये तो जान कम हुई है, ये इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन इसे कहते हैं।
अब कहता है कि डेप्रिसिएशन, ये जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सीए करना पड़ेगा। मींस कि जिसको नॉलेज है वो कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक दूसरा बड़ा मसला, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। इसके बाद तीसरा मसला, हो जाए एडजस्ट, क्या प्रॉब्लम है? नंबर 3, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन आर नॉट इंक्लूडेड। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? अच्छा, आप भी ऐसे करते हैं कि अपने घरों में सब्जियां वगैरह उगाते हैं? घर में जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी सी जगह होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, यही अपने छोटी मोटी सब्जियां जो घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं बस वो उगाते हैं वहाँ पे। तो बताएं कि जब ये ज़रूरत की चीज़ें हमने इस साल में प्रोड्यूस की है, अब मैं क्या करूंगा, उसकी मार्केट वैल्यू लगाऊंगा और जाऊंगा भागा भागा शहबाज शरीफ साहब के पास, मैंने ये चीज़ें प्रोड्यूस की थी अपने घर के शहर में या फिर बाहर वाली जगह पे मैंने ये चीज़ें उगाई थी, उसकी मार्केट वैल्यू लिखे जीडीपी में। शहबाज शरीफ साहब लिखे क्योंकि जीडीपी नहीं, ऐसे नहीं होता। तो ये भी हम आर नॉट इंक्लूडेड। नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन, व्हाट इज मीन बाय नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन? नॉन प्रोडक्टिव मीन्स कि जो इस साल हमने प्रोड्यूस नहीं की, जैसे सेकेंड हैंड सेल ऑफ गुड्स, सिक्योरिटीज बॉट और सोल्ड। सिक्योरिटीज मीन शेयर्स, शेयर्स तो शेयर्स ना तो हम खरीदना, शेयर्स बेचना। शेयर्स कोई चीज नहीं है जो प्रोड्यूस हुई हो, शेयर कोई चीज नहीं है प्रोड्यूस हुई हो। सेकेंड हैंड सेल ऑफ गुड्स, ये जो गलती है कि ये चीज प्रोड्यूस हुई थी फॉर एग्जांपल 2020 में, 2026 में सेल हो रही है, तो एक गलती ये। दूसरी गलती ये है, अब देखिएगा, मैंने कोई चीज परचेज की है 2026 में जनवरी में, तो बताएं मुझे इसको जीडीपी में ऐड करना चाहिए? यस बिल्कुल। दिसंबर में मैंने वो चीज़ बेच दी, दिसंबर में वो चीज़ बेच दी मैंने, तो दिसंबर में ये चीज़ आपने ख़रीद ली है, तो जब आपने ख़रीदी तो आप ये कहेंगे कि मेरा चूंकि ख़र्चा है तो मेरा ख़र्चा तो जीडीपी में आना चाहिए, है कि नहीं? आपने भी इसको जीडीपी में ऐड कर दिया। बताएं एक ही चीज़ थी, उसका ख़र्चा कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है? तो ये आपने क्यों ऐड किया है? तो दिस इज, ये तो रीसेल वैल्यू आ जाएगी। बताएं। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं न्यूली प्रोडक्ट तो ये इस साल प्रोड्यूस हुई है ना चीज, जनवरी में तो चीज मैंने खरीद ली है, मेरा तो खर्चा है, आपका तो आपका खर्चा जो है खर्चा तो है, पर ये जीडीपी में नहीं आएगा। क्यों? कि वी शुड एड एक्सपेंडिचर ऑन न्यूली प्रोड्यूस गुड्स ओनली। फर्स्ट टाइम जो चीज प्रोड्यूस हुई है, रीसेल चीजें नहीं आएंगी इसमें। बात हमें समझ आ गई? ओके, यहां तक शाबाश। कोई सवाल? कोई सवाल? नो सवाल। ये दो डेफिनेशन है, ये दो डेफिनेशन समझते हैं, फिर लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। एक है पर्सनल इनकम और दूसरी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन है पर्सनल इनकम की और दूसरी डेफिनेशन है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। आपको पता है मैं कहां कहां से कमाता हूं? गैस करो। कॉलेज से, और कहां से कमाता हूं? रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दी होगी, मेरी गाड़ियां चल रही होंगी, और बाहर से जो है वो बड़े भाई मेरे पैसे बेचते होंगे। हाँ, कोई मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती है, वहाँ से भी कमाता हूँ, और जुमे वाले दिन जो है वो मस्जिद के बाहर मैं ही बैठा होता हूँ, और पार्ट टाइम ज़रा चर्च चुर्च बेच के पैसे आ जाते हैं। ये मुख्तलिफ जगहों से पैसे आते हैं, इसलिए तो मैं इतना अमीर हूँ। हाँ, दिस ऑल इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। जहां से भी पैसे आए, मेरे पैसे जिधर से मर्जी आए, जिधर से मर्जी आए, सारे सोर्सेस से आने वाले पैसे, दिस इज कॉल्ड माई पर्सनल इनकम। उन इनकम में शहबाज शरीफ साहब का जो हिस्सा है वो देने के बाद जो पैसे बचते हैं, दिस इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। बात समझ आई? आई समझ? फिर से बताया, पर्सनल इनकम किसे कहते हैं? हाँ, डिफरेंट सोर्सेस से आने वाले, यानी मेरी पूरी इनकम वो जिस मर्जी सोर्स से आए,
दिस इज माई पर्सनल डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। निकाल के जो पैसे, इन पैसों का अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं खा भी सकता हूं, मैं सेव भी कर सकता हूं, ऐसे ही है ना। इसका डिस्पोजेबल पर्सनल। पर्सनल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय, क्योंकि आप पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है तो इंडिविजुअल्स इक्वल्स टू नेशनल इनकम, नेशनल इनकम माइनस टैक्स हो गया, माइनस सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, क्या होते हैं मुझे नहीं पता, याद करना पड़ेगा आपको, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पता नहीं क्या होता है ये, प्लस ट्रांसफर पेमेंट, ये ऐड करेंगे इसमें। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की चीज़ें आ रही हैं, तो ये हमें एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। और इसी तरह डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का ये आसान है, जिसमें से पर मेरी इनकम थी ना, उसमें से मैंने माइनस किया टैक्स को माइनस किया, तो बाकी मेरे बचे हुए पैसे, इसको मैं जो मर्जी करूँ, वेदर टू कंज्यूम और टू सेव, कि मैं इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ एज आई लाइक्स, जैसे मैं चाहूँ वैसे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये डेफिनेशन है किसकी, पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के डेफिनेशन। जी कोई सवाल यहाँ तक? शाबाश। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, फिर वो दे सकता है उसमें, इसको ये सारी चीज़ें देगा आपको फिर, क्योंकि इस लेवल पे ये चीज़ें आपको पढ़ाई नहीं ना गई। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, या आप पढ़ेंगे कैफ, ये सॉरी जीसीसी 2 में, जीसीसी 2 वाला का टॉपिक है ये आपका, कॉर्पोरेट टैक्स, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में आपको बता दूं, ये कहते हैं डिविडेंड को। सर डिविडेंड किसे कहते हैं? जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो शेयर्स के बदले जो आपको मुनाफा मिलता है, शेयर्स के बदले जो मुनाफा मिलता है वो कहलाता है डिविडेंड। और या कोई रिटेन अर्निंग भी हो सकते हैं। रिटेन अर्निंग किसे कहते हैं? जो पैसे कंपनी कमाए और कमा के अपने पास रखें। ट्रांसफ़र पेमेंट सर क्या होते हैं? ट्रांसफ़र पेमेंट को कहा जाता है वन वे पेमेंट। वन वे पेमेंट जो आपको रिसीव होते हैं सर, ये वन वे पेमेंट कहाँ से हो सकते हैं? ये आपको आपका दोस्त भी दे सकता है, यानी कोई भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शन होती हैं, फॉर एग्जांपल गिफ्ट को कहते हैं। और गवर्नमेंट भी यानी शहबाज शरीफ साहब को आपको दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, तो ये भी वन वे है ना, तो दिस इज वन वे पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट इसको बोलते हैं। तो वैसे मैंने चीज़ें बता तो दी आपको सारी, ठीक हो गया जी। कितनी देर की भाई रिकॉर्डिंग होगी? चले जी, बस मेरा ख्याल है ये आज के लिए काफ़ी है। अब आपने ये एक्सपेंडिचर मेथड जो है इसको कोशिश करनी है, आपने ये फॉर्मेट याद करें, और ये जो मैंने वर्किंग की है ये सारी वर्किंग भी कर लीजिएगा एक दफ़ा, ताकि ये हमें याद रहे और हम जो अगर सवाल आए तो इसको हम इजीली हैंडल भी कर सकें। यस, इसके जो सवाल होंगे वो भी मैं अपलोड करवा दूंगा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के तौर पे। डिफरेंट आपको क्वेश्चंस और भी होंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होंगे इंशाल्लाह हमारे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो बाकी दो मेथड्स हैं, इनकम मेथड और प्रोडक्ट आउटपुट अप्रोच, ये मेथड है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक हो गया जी। शाबाश। कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल? नो सवाल, ठीक है, फिर लेक्चर को क्लोज करें। ओके सर, प्लीज़ क्लोज द लेक्चर्स। चलें जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।